नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो आपको विषय है वो मैं पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है, ये जो क्लास है हमारी वो 10th क्लास का ये लेक्चर चल रहा है और ये मेरा 12वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 11 लेक्चर और पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर सारी वीडियो पहले आप देख लीजिए अगर आप बाद में जुड़े हैं। ठीक है, और ये हमारा दूसरा लेक्चर चल रहा है। लेक्चर का जो नाम है यानी कि जो चैप्टर है ठीक है, लेक्चर तो हमारा 12वां है, चैप्टर जो हमारा दूसरा है एसिड बेस एंड सल्ट यानी कि हमारा अम्ल क्षारक तथा लवण जो है वो चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं हम अपने आगे। देखिए आज हमको पढ़ना क्या है, पहले तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ऑनलाइन स्टडी जो माध्यम से आपको पढ़ाई कराई जा रही है उसको आप लोग बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि समय आपके पास उतना ही है। ठीक है ना, तो उसमें ही हमको पढ़ना भी है और घर बैठे ही आपको पढ़ना है भी इस समय, क्योंकि स्कूल ओपन तो नहीं हुए हैं इस समय। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या। देखिए हमने आपको पीएच मान पढ़ा दिया था। ठीक है, आपको अगर देखिए मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको लेक्चर जो है वो आपको दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है, पीएच मान के बारे में हम बता चुके थे। पीएच पैमाना करता क्या है, आज हमको पढ़ना है कि पीएच वैल्यू यानी पीएच पैमाना जो होता है दैनिक जीवन में उसका महत्व क्या है, यानी कि डेली बेसिस में डेली जो रूटीन होता है हमारा, इसमें क्या यूजेस होते हैं पीएच मान के। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा यूज है वो है हमारे पाचन तंत्र में, यानी कि पाचन तंत्र में पीएच कैसे कार्य करता है, क्या इसका काम होता है, वो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आपने अगर यहाँ पर जब भी आप लिखें तो वहाँ पर जो मैं आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ वहाँ पर इंपॉर्टेंट करके टिक कर लिया करो, ताकि आपको याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है जो आपके पेपरों में आ सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारा जो आमाशय होता है, क्या होता है, आमाशय। अब आमाशय क्या होता है जरा यहाँ पर गौर कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए ये जो हमें हिस्सा दिखाई दे रहा है ये वाला है ना, इसको बेटा हम लोग कहते हैं आमाशय। ठीक है, इसमें एक प्रकार का रस निकलता है। ठीक है, बहुत सारे रस भी निकलते हैं आपके, ये पूरा पाचन हमें सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बायो में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस ऊपरी ऊपरी बताएंगे कि यहाँ पर क्या काम है। ठीक है, तो जल्दी से जरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हमको कि हमारा जो आमाशय होता है, अभी मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ पूरा, वो उत्पन्न करता है बहुत सारे पाचक रसों को। ठीक, उनमें से एक पाचक रस जो होता है वो आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये करता क्या है, अब पहले ये समझ लीजिए इसका पीएच मान कितना है। इसका पीएच मान होता है 1.2 यानी कि 1.2 इसका पीएच मान होता है। अब ये करता क्या है, ये आमाशय को हानि नहीं पहुंचाते, यानी कि जो अम्ल वैसे तो आपको पता है कि संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, परंतु ये जो HCl निकलता है इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। ये आमाशय को हानि नहीं पहुँचाता और भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि जो भोजन का पाचन होता है उसमें ये सहायता करता है। कौन सहायता करता है, HCl करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन होता क्या है कि जब अपच की स्थिति होती है, अपच का मतलब जब हम खाना को ज़्यादा खा लेते हैं या ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा तैलीय भोजन कर लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसकी जो मात्रा होती है अम्ल की वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl निकलता है उसको पचाने के लिए, क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन होता है। ठीक है, वो आसानी से पचता नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो आमाशय में होने लगता है दर्द। क्या होने लगता है, दर्द। ठीक है, उस दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसको दूर करने के लिए हम एक औषधि का प्रयोग करते हैं, उस औषधि का नाम क्या है, एंटासिड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें बेटा क्षार होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्लस को खत्म करना है तो हमें माइनस चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर हमें अम्ल को खत्म करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्षार चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, एंटासिड जो एक औषधि यानी कि दवाई होती है, गोली होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्षार होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा क्षार होता है, तो इसमें क्षार होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, ये इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसा होता है, क्षार तो होता है, क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। तो यहाँ पर ये जो होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये तो होता है दुर्बल क्षार। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यहाँ से आपका कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला, HCl का पीएच मान कितना होता है, 1.2। इसका काम क्या होता है, भोजन को पचाना। क्या यह आमाशय को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपच की स्थिति में, किस स्थिति में, अपच की स्थिति में इसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है तो यह आमाशय में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, जिसे दूर करने के लिए हम किस औषधि का प्रयोग करते हैं,
एंटासिड का एंटासिड में क्या होता है? क्षार। कैसा क्षार होता है? दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। और उस क्षार का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही इसको खाते हैं तो ये अम्ल जो होता है, ज़्यादा मात्रा में जो अम्ल निकला, ठीक है, क्षार उससे क्या कर देता है? क्रिया करता है। और जब क्षार क्रिया करते हैं तो उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। जब उदासीन हो जाता है तो जो जलन होती है वो हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बस आपको रिदम में याद करना है कि देखिए आमाशय में क्या निकलता है? HCl। HCl का जो pH मान होता है वो 1.2 होता है। ये क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन अपच की स्थिति में इसकी ज़्यादा मात्रा निकलती है, इसलिए आमाशय में क्या होने लगता है? दर्द और जलन होने लगती है, ठीक है। जिसके कारण हम लोग एक औषधि का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? एंटासिड, ठीक है। उसमें क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है। क्षार क्या करता है? इसको उदासीन कर देता है। किसको? जो अम्ल निकल रहा था। इसी और इसमें कौन सा क्षार होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा होता है? दुर्बल होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया। आपने इनो का भी नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? इनो क्या करता है? हम लोग ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो इनो क्या करता है? जैसे ही हम जाते हैं उसमें क्षार होता है और वो क्या कर देता है? जो अम्ल की मात्रा ज़्यादा आती है उसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जिससे अपच, जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखाया गया। हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये जो हिस्सा होता है ये होता है आमाशय, ठीक है। हम पूरे हिस्सों की बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस हम स्टोमक यानी कि आमाशय की बात करेंगे। इसमें कौन सा, कई सारे जो आपने देखा होगा, पेप से निकलता है, रेने निकलता है, इन्हीं में से एक होता है आपका HCl। ये HCl क्या करता है? यही होता है, इसका pH मान कितना? 1.2 होता है। और ये आमाशय को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इतनी मात्रा में निकलता है कि आमाशय को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। लेकिन जब कभी ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो इसकी मात्रा ज़्यादा निकलती है, जिसके कारण आमाशय में जलन होने लगती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? एक दवाई खाते हैं, उसका नाम क्या है? एंटासिड। एंटासिड में क्या होता है? क्षार होता है। कैसा क्षार होता है? दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। वो क्या कर देता है? अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा क्या है? pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब क्या होता है? जब हमारे जो pH मान होती है जब वो बदल जाता है ना, यानी कि मुंह का लार जिसमें आती है ना, लार मुंह का पाचन होता है, तो दांतों का आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं दांतों में, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि इसमें है क्या और हमको पढ़ना क्या है। देखिए ऐसा है, हमारे दांतों में एक कठोर पदार्थ होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, कि एक परत होती है। क्या होती है? कैल्शियम फास्फेट की एक परत होती है हमारे दांतों को, जो वाइट वाइट दिखाई देते हैं ना, इसी को बेटा हम लोग कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ये क्या करती है? इसे वैसे आम तौर पे जो भाषा होती है उसे एनेमल कहा जाता है। कहीं आपको एनिमल भी लिखा मिलेगा, कहीं एनेमल मिलेगा, तो आप ये ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा यहाँ वहाँ रहता है। तो यहाँ पर एनेमल मैंने यूज किया है इस शब्द के लिए, ठीक है। आपको एनेमल ही करना है, ये मोर करेक्ट है बाकी सबसे। तो होता क्या है कि ये होता क्या है? कैल्शियम फास्फेट की एक परत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनेमल कहते हैं। ये सबसे कठोर पदार्थ है शरीर में। जो हमारे शरीर में जितनी हड्डी हैं, जो भी चीज़ें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कठोर जो होते हैं वो दांतों का ये जो कैल्शियम फास्फेट की परत होती है ना दांतों के ऊपर, वाइट वाइट जो आपको दिखाई देता है, अभी मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, उसको बेटा सबसे ज़्यादा कठोर माना जाता है। अब हमारे मुंह का जो pH मान होता है, यानी कि जो लार, यानी कि मुंह जो निकलता है, लार जो निकलती है मुंह से, उसका जो pH मान होता है वो 5.5 है ना। कम होने पर है ना संचरण होने लगता है, यानी कि वैसे तो pH मान ज़्यादा होता है, लेकिन जब इसका pH मान थोड़ा घटता जाता है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि अम्ल का 7 पे pH मान होता है कैसा? उदासीन। 7 के नीचे जैसे जैसे कम होगा जो अम्लता होती है वो बढ़ती जाती है। तो जब इसका pH मान जो होता है 5.5 से कैसा होने लगता है? कम होने लगता है। तो फिर ये जो एनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर चढ़ा होता है, जो दांतों की रक्षा करता है, इसका संचरण होने लगता है। संचरण का मतलब क्या है? वो खराब होने लगता है, धीरे धीरे उसकी जो मजबूती होती है वो खत्म होने लगती है। अब ये होता क्यों है वो भी जरा समझते हैं। देखिए भोजन आपने, जब हम लोग भोजन करते हैं तो आपने देखा होगा दांतों में थोड़ा बहुत, जो दांतों की सांस होती है, मसूड़े होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, लाइक शर्करा है ना, या जो भी अन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो उपस्थित रह जाते हैं। और वहाँ पर पाए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया जो दांतों में भोजन लगा रह जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में, उसको निम्नीकरण कहते हैं। अब बोले सर ये निम्नीकरण क्या होता है? इसको हमें समझ में नहीं आया, चलिए समझाते हैं। देखिए ऐसा है कि जब प्रकृति में कोई चीज़ लंबे समय तक रहती है ना, तो वो खराब होती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है ना। तो
तो उसमें क्या होने लगता है, जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे लकड़ी है आप बहुत समय तक रखे रहो तो वो भी खराब हो जाएगी, हर चीज़ की एक एज है। उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निम्नीकरण। क्या कहते हैं? निम्नीकरण। और ये करता कौन है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो इस क्रिया को करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नीकरण की क्रिया करते हैं, जो बैक्टीरिया जो खाना भोजन लगा रह गया था दांतों में, उसको वो क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो जो उससे क्या होता है, जब निम्नीकरण होता है, जब वो नष्ट होता है भोजन, क्योंकि वो पेट में तो नहीं गया, दांतों में चिपका रह गया, तो उसमें एक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल। वो अम्ल क्या करता है? आपको पता है कि अम्ल कैसा होता है? संक्षारक प्रवृत्ति का होता है। ये एनेमल को हानि पहुंचाता है, यानी कि जो दांतों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद परत थी, इसको ये क्या करता है? गलाने का काम करने लगता है ना। अब इससे बचने के लिए आप लोग बहुत सारी तो आपने देखा होगा, जो आपके दादा दादी या जो गांव के लोग होते हैं, वो खाना खाने के बाद बहुत तेज से कुल्ला करते हैं ना, ताकि जो भोजन है वो जो दांतों में लगा रह गया ना किसी कारण से, जो अंदर नहीं गया, वो निकल जाए। ऐसा होता है ना। और बहुत से लोग क्या करते हैं, रात के समय में अगर आप कुल्ला करते हैं कई बार, क्योंकि कुछ आपका कहते हैं ना कुल्ला, तो वो जब आप करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे जो उसमें खाना लगा रहता है वो पेट में चला जाता है, तो फिर बैक्टीरिया उसको नष्ट नहीं करते हैं, तो एसिड जो होता है, जो रिलीज़ हो रहा था, वो नहीं होता है ना। तो आप बहुत सारे लोगों की आदत होगी, जब सोते समय खाना खाने के बाद सोते समय के लिए फिर वो कुल्ला करते हैं, है ना, या फिर वो मंजन करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर आप अच्छे टूथपेस्ट जो है, यानी कि कोई भी जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, उसको आप अच्छे से दांतों को साफ करते हैं, तो आपके जो दांत हैं वो इन सब से बच सकते हैं। होता क्या है कि हम खाना खाने के बाद हम टहलने लगे, कभी कई लोग तो जल्दी सो भी जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको थोड़ा टहलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप मंजन करते हैं तो द बेस्ट है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर आपको दूसरा पता चल गया कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। जरा चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा डायग्राम जो है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो हमारा दांत हो गया, जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, मैंने दो डायग्राम यहाँ पर यूज किए, और आपके लिए द बेस्ट ये वाला रहेगा, ठीक है। आपको बनाना नहीं है, बस आपको समझना है। पहले तो समझ लीजिए दांत की जो संरचना है, जो वाइट आपको ये दिखाई दे रहा है ना हिस्सा पूरा, ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही भाई है हमारा एनेमल। लिखा है ना, ये जो वाइट हिस्सा है, ये जो परत है यहाँ से लेके ये पूरी यहाँ तक, ये पूरा वाइट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका है एनेमल। ये काय का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। देखो लिखा है, इसकी संरचना क्या होती है? 95% इसमें मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी जो होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम, और दूसरा फास्फोरस, इसीलिए कैल्शियम फास्फेट बनता है इसमें, ठीक है ना। इसकी जो परत होती है ये बहुत हार्ड होती है। आपको पता है ना दांत कितने मजबूत होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन सोचिए अम्ल इसको भी नष्ट कर देता है। हालांकि ये एक समय में नहीं होता है, काफ़ी लंबे समय तक जब आप चीज़ों को दोहराते रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, तब दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है ना। और उसमें नीचे का हिस्सा जो है, इसमें 4% वाटर होता है, और जो सबसे नीचे की जो जड़ है ना, ये आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर पाया जाता है 1% प्रोटीन। यानी कि 95% जो इसका हिस्सा है दांतों का, एनेमल जो है, यानी कि पूरा जो है, ठीक है ना, ये भाई पाया जाता है इसमें मिनरल्स। कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। मुख्यतः जो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। यही जो वाइट हिस्सा में दांतों का जो दिखाई देता है, हम लोग हंसते हैं, आप लोग भी अभी हंस रहे होंगे शायद, ठीक है ना। तो ये हिस्सा जो दिखाई देता है आपको, ये भाई आपका होता है एनेमल, ठीक है ना। और इसके बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं पढ़ना है हमको, बस चूंकि एनेमल के बारे में पढ़ना था, एनेमल होता क्या है। तो भाई ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एनेमल होता है। फिर अंदर कोशिकाएं वगैरह होती हैं, है ना, ब्लड से जुड़ी होती हैं। ये दांत जो जिसको डाढ़ के जड़ कहते हैं हम लोग, ठीक है, डाढ़ है ना, डाढ़ का हिस्सा ये चित्र है। तो इसी प्रकार से ये दांत रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। इस प्रकार के ये येलो स्पॉट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होने लगते हैं, फिर दांतों में समस्या होने लगती हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भाई ध्यान दीजिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद ही हम लोग ध्यान देते हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले ही चीज़ों को ध्यान दें और समझते रहें, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना आगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पढ़ना क्या है, देखिए दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। पहला तो आमाशय में पीएच का क्या मतलब होता है, और जो हमारे दांतों में दंत क्षय कैसे होता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, हाल के हाल नहीं करना होता है, ठीक है, आप कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप सोने जाएं उससे पहले कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपके दांत जो हैं वो लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, यहाँ पर आज हमें पढ़ना है पौधों और पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। यानी ये पौधे जो पशु होते हैं वो भी पीएच का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं जरा समझते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हम जो प्राणी होते हैं, है ना,
ये सब एक निश्चित जो पीएच मान होती है जीवन के अनुकूल जो होता है उस पीएच मान में जीवित रहते हैं। पहले तो आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है वो 7 से लेकर 7.8 है ना, अगर पीएच मान है शरीर का तो उसमें अच्छे से काम करती है, अच्छे से सुचारू रूप से क्या करती है, काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, पॉइंट में ही लिखना है आपको, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी में। वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से जब कम हो जाता है, यानी कि जब वर्षा होती है और उस जल में अगर पीएच मान निकाला जाए 5.6 से कम है तो उसको नाम दिया जाता है अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जब वर्षा होती है और जो जल प्राप्त होता है वर्षा से अगर उसका पीएच मान 5.6 से कैसा है, कम होता है, तो फिर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें, अम्लीय वर्षा, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा आ जाती है बरसात में। हालांकि 5.6 के ऊपर भी अम्ल होता है पर वो इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं इससे कम पीएच मान हो जाती है तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाता है पानी, फिर वो जो हमारी खेती होती है, मिट्टी होती है, उसके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। चौथे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, पौधों और जंतुओं द्वारा अपने शरीर में उत्पन्न रसायनों द्वारा आत्मरक्षा, यानी कि जो पौधे होते हैं बहुत सारे और जो जंतु होते हैं वो इसी प्रकार के पीएच मान का यूज करके, अम्ल का यूज करके, क्षार का यूज करके अपने आप को सेफ रखते हैं, बचाते हैं। अब उनके हमारे पास जैसे हाथ पैर हैं वैसे तो नहीं होते ना, तो वो अपने अपने तरीके से अपने अपना बचाव करते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट की, बिच्छू है ना, जो बूटी नामक एक पौधा होता है, बिच्छू बूटी एक पौधे यानी कि जो पौधा होता है उसका नाम है, ठीक है। इसकी पत्तियों में बाल जैसे जैसे हमारे रोम होते हैं ना, ऐसी रोम जैसे कांटे होते हैं। जब कोई व्यक्ति उन्हें छू लेता है तो यह डंक वाले जो बाल होते हैं उसके शरीर में मैथोनिक अम्ल छोड़ देते हैं, यानी कि मान लीजिए हम उस पेड़ के पास जाते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं और अगर त्वचा में उसके जो ये जो बाल है ना कांटे जैसे, ये हमारे शरीर में चुभ जाते हैं तो वो मैथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। फॉर्मूला होता है HCOOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैथेनोइक अम्ल। समझ रहे हैं ना आप लोग, मैथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, अब चूंकि ये अम्ल है, अम्ल हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो अम्ल जो छोड़ते हैं उससे हमें होने लगता है दर्द। क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो अगर आप कहीं ऐसे पेड़ पौधे मिले तो आप उससे दूर रहें, वरना आपको बहुत सारा दर्द जलन का अनुभव करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका उपाय क्या करना है, बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा होता है, जहाँ हमें जो उसके बाल लगे हुए हैं यानी कि जो कांटे चुभे हुए हैं उस स्थान पर अगर हम खाने वाला सोडा लगाते हैं तो जलन जो होती है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हम लोग डॉक्टरी भी सीखेंगे ठीक है। अच्छा, अगला जरा समझिए, मधुमक्खी को सब लोग जानते होंगे और अगर वो काट ले तो क्या हाल होता है, शायद बहुत से लोगों को काटा भी होगा बचपन में, मुझे भी काटा था एक बार, ठीक है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो एक प्रकार का अम्ल छोड़ता है। जब वो डंक मार देती है ना तो वो डंक के माध्यम से हमें क्या लग जाता है, यानी कि अम्ल चला जाता है हमारे अंदर। फिर बहुत तेज जो होता है दर्द है ना, बहुत ज़्यादा तेज होता है, जिसको मधुमक्खी ने काटा होगा उसे पता होगा कितना ज़्यादा दर्द होता है, वह स्थान सूज जाता है। कभी कभी तो अगर चेहरे में काट लिया तो हमारी आँखें भी दिखाई नहीं देती, हम लोग देख नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, ठीक है ना, अनुभव होता है। इस स्थान पर भी अगर हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं यानी कि लगाते हैं जहाँ उसने डंक मारा है, यानी कि जहाँ पर अम्ल की मात्रा उसने छोड़ी है मधुमक्खी ने, अगर वहाँ पर हम लोग बेकिंग सोडा लगाते हैं तो वो सही हो जाता है, आराम मिलता है उससे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे चौथे, यानी जो चौथा हमारा यूज चल रहा है, किसका यूज चल रहा है, पीएच मान का दैनिक जीवन में यूज क्या है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए। चौथा क्या है, बर, एक प्रकार की मक्खी, भर्रैया सुना होगा आपने, ठीक है। ये क्या करती है, ये भी डंक मारती है, तो ये क्षारक छोड़ती है, ये ध्यान रखना आपको। मधुमक्खी जो होती है वो अम्ल रिलीज करती है हमारी त्वचा में, और जो बर होती है वो क्षारक रिलीज करती है। इसकी डंक मारे गए स्थान पर अगर हम सिरका लगा दें, क्या लगा दें, सिरका खाने में यूज होता है, आपने देखा चाउमीन में डलता है, तो आराम मिलता है हम लोगों को, ठीक है। ऐसा अगर आपको कभी लगे तो आप सिरका का यूज करके अपने आप को उस दर्द जलन से बचा सकते हैं। 5वां पॉइंट क्या है, चींटी के डंक में मैथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मैथेनोइक अम्ल, जिससे बेकिंग सोडा लगाने पर हम लोग ठीक हो जाते हैं। चींटी जब काटती है, खासकर लाल चींटी, काली चींटी तो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती मान लिए, पर जो लाल चींटी काटती है ना तो वहाँ पर खुजली होती है, फिर वो स्थान थोड़ा सा सूज जाता है, तो वहाँ पर अगर बेकिंग सोडा लगाते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा बेकिंग सोडा लगाने पर ज़्यादा चीज़ें जो है वो सही हो जाती है। पर घर में डॉक्टर ना बने, अगर आपको पता है तो ही यूज करें ये देसी नुस्खे, ठीक है। और यहाँ पर एक योजना है आपके लिए
मनोदर्पण आत्मनिर्भर भारत के लिए ये योजना चलाई गई है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। अगर आपके पास कोई आइडिया है, हमें पता है कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके पास होते हैं जो आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई आइडिया आते हैं तो आप ये विजिट जो आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है mygov.in पर जाइए और वहाँ पर आप वेबसाइट को सर्च कीजिए। आपके कुछ आइडिया है किस लिए, सजेशंस फॉर प्रमोट मेंटल हेल्थ, यानी कि इस समय जो मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, उन्हें दिक्कत हो रही है, बहुत से लोग बोर्ड का प्रेशर ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी में उन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत देखो दिक्कत तो होगी, क्योंकि अभी तक आपने ऑनलाइन पढ़ा नहीं है और हम लोगों ने भी पढ़ाया नहीं है, पर कोशिश की जा रही है कि दोनों में अच्छा कम्युनिकेशन हो, है ना, ताकि हम लोग चीज़ों को आगे ले जा सकें। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई भी अच्छा सुझाव है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अच्छी एजुकेशन हो सकती है, घर बैठे हम कैसे पढ़ सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे सुधार सकते हैं, तो इस वेबसाइट पर जाएं और अपना आइडिया सबमिट करें। हो सकता है कि आपको कुछ पुरस्कार भी सरकार की तरफ से मिल जाए, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।